देखो लास्ट क्लास एनपीओ स्टार्ट किया था हम लोग। एनपीओ के अंदर व्हाट इज एनपीओ, क्या होता है एनपीओ? ऑर्गेनाइजेशन हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रेंडर सर्विसेज टू द सोसाइटी। ठीक है। प्रॉफिट एंटिटी और एक नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी में क्या डिफरेंस है? मेन मोटिव ही प्रॉफिट और इसका मेन मोटिव सर्विसेज देना है। क्लियर है? देन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंस है। इन लोग क्या क्या बनाता है? ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, और इन लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। ठीक है। फिर इसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल इन केस ऑफ पार्टनरशिप, बट ये कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। फिर इसका प्रॉफिट किसके पास जाता है? ऑनर्स के पास, इंडिविजुअल है तो, पार्टनर्स के पास एक पार्टनरशिप फॉर्म है तो, और कंपनी है तो शेयर होल्डर्स के पास। और इसका कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, मतलब कैपिटल फंड में हम लोग शो करता है। और यस, इससे हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालता है इसका बुक से। और इसका इनकम यदि एक्सपेंस से ज्यादा है देन इट इज टर्म्ड एज सरप्लस और डेफिसिट, वाइस वर्सा। क्लियर है ये? फिर एक एनपीओ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग क्या क्या बनाते हैं? रिसिप्शन पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। रिसिप्शन पेमेंट क्यों बनाता है? टू ascertain क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक। ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्यों बनाता है? सरप्लस और डेफिसिट, टू ascertain सरप्लस और डेफिसिट। बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एनपीओ। क्लियर है? देन फिर हमने पढ़ा था रिसिप्शन पेमेंट के बारे में। डेबिट साइड रिसिप्ट्स एंड क्रेडिट साइड पेमेंट। कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट है? रियल नेचर। तो कौन सा रूल लगेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है? हाँ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक, और इसका एक क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। क्लियर है? रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट्स रिकॉर्ड करोगे या सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स? दोनों, चाहे कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू हो। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में सिर्फ करेंट ईयर से रिलेटेड रिसिप्शन पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे, या कोई भी ईयर से रिलेटेड हो, कोई भी ईयर से रिलेटेड हो, फर्क नहीं पड़ता। ये कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है ये चीज? देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा था हमने। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? नॉमिनल नेचर। कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कौन नॉमिनल हो गया? वो हो गया। देन इसके अंदर में कैपिटल इनकम या रेवेन्यू इनकम कौन सा रिकॉर्ड करेंगे? रेवेन्यू। कैपिटल इनकम्स नहीं आती है यहाँ पे। ठीक है। कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। किस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है? एक्रूअल बेसिस। कैश या क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं यहाँ पे। क्लियर है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्यों बनाते हैं हम लोग? ascertain सरप्लस और डेफिसिट। डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आएगा और क्रेडिट साइड में इनकम आएगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? तो तुम लोग का ये बन गया होगा डिस्टिंग्विश दोनों के बीच का। उस दोनों पॉइंट को बस पैरेलली लिखना था। तो आपका डिफरेंस बन गया होगा बिटवीन रिसिप्शन पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्शन पेमेंट कैश बेसिस फॉलो करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस। रिसिप्शन पेमेंट इज अ रियल नेचर अकाउंट, income and expenditure is a nominal nature. Reception payment account is prepared to ascertain closing balance of cash or bank. Income and expenditure account is prepared to ascertain surplus or deficit. Reception payment में रूल लगता है डेबिट what comes in, credit what goes out. और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। रिसिप्शन पेमेंट में कोई भी साल का पैसा हो, इफ ड्यूरिंग द ईयर रिसिप्ट हुआ है तो रिकॉर्ड करेगा, ड्यूरिंग द ईयर पे किया है तो रिकॉर्ड करेगा। वेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस आता है। क्लियर है? तो आराम से डिस्टिंग्विश बन जाता है तुम लोग का रिसिप्शन पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एग्जाम में आया तो लिख पाएंगे। क्लियर है? सोर्सेज ऑफ इनकम पढ़ा था, क्या था? दो तरह का है, एक है कैपिटल रिसिप्ट्स और एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में नॉर्मली क्या क्या है? सब्सक्रिप्शन, गवर्नमेंट ग्रांट,
जनरल डोनेशन, ठीक है, मेंटेनेंस ग्रांट यदि नॉर्मल कुछ भी बोला तो, या फिर कोई भी एक्टिविटी अपन कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो उससे जो पैसा आ रहा है वो एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। ऑल द रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर इनकम, एक्सपेंस, एसेट और लाइबिलिटी। क्या होगा? इनकम। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर इनकम, whereas capital receipts liabilities, रेवेन्यू पेमेंट एक्सपेंस रेगुलर पे करेगा और कैपिटल पेमेंट एसेट्स। क्लियर है ये चीज? अब देखो आज पूरा डिस्कशन पहले स्टार्ट करता है सब्सक्रिप्शन का, अकाउंटिंग के बारे में, उसका एडजस्टमेंट कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा, एंड देन फिर हम लोग समय बचा तो स्पेसिफिक फंड के बारे में भी बात कर लेगा। लास्ट क्लास तक कोई डाउट नहीं है? किसी का डाउट है तो पूछ सकता है, उसके बाद ही अपन टॉपिक स्टार्ट करेगा। कोई डाउट? नो डाउट? ओके। आगे बढ़ने से पहले हम लोग को अकाउंटिंग करना है एज पर एक्रूअल बेसिस, यानी करंट ईयर का इनकम और करंट ईयर का एक्सपेंस ही पता करना है, चलाना है। तो नहीं चाहिए, ऊपर करना होगा तो बता देना। अब देखो सब्सक्रिप्शन, एक एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन क्या है? इट इज एन इनकम, राइट? अब इसका ट्रीटमेंट दो जगह जाता है। जब तुमको मिलता है सब्सक्रिप्शन, क्या है? मेंबर्स का एनुअल फीस, हर साल उन लोग को पे करना पड़ेगा। तो जब ये तुमको मिलेगा कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करेगा ना, कहाँ रिकॉर्ड करेगा? तीन चीज बनाता है तुम लोग एनपीओ के केस में, रिसिप्शन पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। जब तुमको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तुम कहाँ रिकॉर्ड करेगा? रिसिप्शन पेमेंट। पहला चीज वही आएगा ना, पैसा आ रहा है, राइट? तो सब्सक्रिप्शन नॉर्मली वी रिकॉर्ड इट ऑन द दो अकाउंट में रिकॉर्ड होगा ये। पहला, सबसे पहले हम लोग इसको रिकॉर्ड करेगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के किस तरफ में रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड। इधर लिख देगा टू सब्सक्रिप्शन। अब बताओ यहां पे जो भी वैल्यू लिखा है क्या ये रिलेटेड टू करंट ईयर है? नहीं, जरूरी नहीं। यहां पे तो टोटल रिसीव्ड आता है ना, यहां थोड़ी ना हम ये दिमाग लगाएंगे कि करंट ईयर का है या नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हो सकता है किसी मेंबर का लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन फीस पेंडिंग था, उसने करंट ईयर में दिया हो। ऐसा भी तो हो सकता है कोई मेंबर ने मुझे करंट ईयर में ही नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन दे दिया, लेकिन रिसिप्शन पेमेंट में रिकॉर्ड करते हुए बुद्धि थोड़ी लगाना है कि वो करंट ईयर का है या प्रीवियस ईयर का है या फ्यूचर ईयर का है। वहां तो दिमाग बंद, कैश बेसिस, जितना रिसीव्ड होगा उतना रिकॉर्ड कर लेगा हम लोग यहाँ पे। ये चीज क्लियर है ना? लेकिन एक बात बताओ, सेकंड ट्रीटमेंट, कहीं ना कहीं ये मेरा इनकम है तो मेरे को सरप्लस या डेफिसिट निकालने के लिए इस इनकम को कंसिडर करना पड़ेगा। तो जब इस इनकम को कंसिडर करेंगे वी विल राइट इट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कौन सा साइड में लिखेगा? बाय सब्सक्रिप्शन, बिकॉज इन डेबिट साइड वी यूज द टर्म टू और क्रेडिट साइड में बाय, लेजर पोस्टिंग के अंदर में। अब एक बात बताओ, यहां पे जो ये इनकम लिखेगा अपन, ये कौन सा होगा? ये सिर्फ रिलेटेड टू करंट ईयर है या इसमें पिछला और नेक्स्ट ईयर का भी पैसा होता है? बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंस लेना है ना, तो ये प्योरली एंड प्योरली क्या होगा? करंट ईयर का होगा। इररेलीवेंट आपको मिला है या नहीं मिला है, या आपको पहले ही मिल गया था। बिकॉज इफ दिस इज रिलेटेड टू माई करंट ईयर तो हम तो करंट ईयर का इनकम मानेगा ना, ठीक है? अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता है। सपोज ये है मेरा फाइनेंशियल ईयर 2021-22।
एक फाइनेंशियल ईयर है मेरा अभी जो प्रेजेंट चल रहा है, जो खत्म हुआ है रिसेंटली, 22-23 खत्म हुआ है ना, 2022-23 हम लोग इसका अकाउंटिंग ही तो करेगा अभी, ऑडिट तो इसी का ही होना अभी, इस फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट ही अभी होगा। और एक ईयर है 2023-24, ये क्या हो जाएगा मेरा नेक्स्ट ईयर, राइट। क्या हुआ 2021-22 में मेरे को कुछ स्टूडेंट से फीस मिलना था, सपोज वो हो सकता है कि फाउंडेशन के हो, उन्होंने बोला भैया इंटर में साथ में दे देगा, ठीक है, दिसंबर अटेम्प्ट दे रहे थे तो उनको बोला कि नेक्स्ट ईयर भैया इंटर में एनरोल साथ में ही दे देगा हम आपको फीस, अभी थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, मैंने ओके। ऐसा भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट 11 के बोले भैया 12 में एक साथ दे देगा, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स, लेट्स अज्यूम @10,000 ईच, इन्होंने पैसा दिया नहीं, बट ये कौन से ईयर से रिलेटेड है, इसी ईयर से रिलेटेड था मेरा 2021-22 लास्ट ईयर। 5 स्टूडेंट्स ने मुझे पैसा दिया नहीं, दिया तो नहीं, तो क्या मैंने इन स्टूडेंट्स का फीस अपने लास्ट ईयर की इनकम में माना होगा क्या? हम अकाउंटिंग अप्रूवल बेसिस करते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट था या बेइज्जती था? तो यहाँ पे देखो, हम अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे करते हैं, पैसा मिलो चाहे नहीं मिलो। मैंने कब अर्न किया था ये? प्रीवियस ईयर ना, तो मैंने अपने प्रीवियस ईयर की इनकम में काउंट कर लिया होगा। सोचो करेंट, तुमने कोई एक पर्टिकुलर ईयर में, यू आर एन इंटीरियर डिजाइनर, आपको एक प्रोजेक्ट मिला, एक घर सुंदर सा डिजाइन कर दो, तुमको डिजाइन करने में पूरा साल लग गया, ठीक है। अब फेब में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, मार्च में तुमने बिल सबमिट किया अपना क्लाइंट को, बोले सर टोटल 6 लाख का मेरा इंटीरियर फीस हुआ है, ओके, क्लाइंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया। क्लाइंट बोलता है ठीक है आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप्रैल या मई में पे कर दूंगा मैं, तुमने बोला ओके। अब बताओ, क्या जिस ईयर तुमने काम किया उस पूरा साल भर का तुम्हारा रेवेन्यू कितना है? पक्का है, बट पैसा तो नहीं मिला ना। फर्क क्या पड़ता है, चाहे पैसा नहीं मिला बट इनकम तो अर्न कर लिया ना, राइट। यही तो एक्रूअल बेसिस बोलता है। कल को तुम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएगा और गवर्नमेंट को बोलेगा मेरा इनकम 0 है, गवर्नमेंट तो पूरा साल भर निकाला कैसे, और एक आईफोन लेके घूम रहा है, हम ट्रैक किया कि तुम एक पोस्ट किया था गोवा का बीच में, ये सब पैसा कहाँ से आया? कहीं से तो आ रहा होगा ना। मतलब तुमने सोच लिया था 6 लाख तो इनकम होना ही है, पैसा अरेंज हो गया। एक्रूअल बेसिस यही तो बोलता है, इट इज इररेलेवेंट आपको पैसा मिले चाहे नहीं मिले, बट आपने किस पीरियड में अर्न किया है उसी पीरियड का इनकम होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे मैंने 5 स्टूडेंट्स को कब पढ़ा दिया था? 21-22 को। उन्होंने बोला फीस भैया नेक्स्ट ईयर साथ में दे देगा, ओके इट्स फाइन, कोई इशू नहीं। अच्छा बॉन्ड था, रिलेशन था, मेरे को ऐसे हिंट हो गया था इन लोग धोखेबाज नहीं है, गायब नहीं होगा, इन लोग देगा मेरे को फीस, बाकी तो मेरा किस्मत है। अब इनका फीस तो नहीं मिला, क्या मैंने इसको लास्ट ईयर रिकॉर्ड किया होगा इनकम में? हाँ किया होगा। तो जब रिकॉर्ड किया होगा तो मैंने क्या अकाउंटिंग किया होगा, बताओ मुझे। इसका जर्नल मैंने क्या किया होगा? इनकम मानूंगा मैं इसको, तो रूल क्या होता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो मैंने इनकम को तो क्रेडिट किया होगा ना, टू ट्यूशन फीस बोल के 50,000 क्रेडिट कर दिया। क्या ये मुझे मिला? क्या मिलता तो मैं क्या लिखता, कैश अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस लिखता, बट मिला तो नहीं। क्या मुझे उम्मीद है नेक्स्ट ईयर मिलेगा? तो फ्यूचर में कुछ भी मिलना होता है इन अ बिजनेस, दैट्स एन एसेट फॉर यू। फ्यूचर में आएगा बिजनेस में, मतलब एसेट है। फ्यूचर में कुछ भी पे करना है तुमको, तो तुम्हारे लिए लाइबिलिटी होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तुम्हारी एक एसेट बन जाएगी। इस एसेट को मैं क्या बोलूंगा? आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस।
वो बात अलग है, आपने 11 में टर्म्स पढ़े थे कि इनकम के लिए भी यूज द टर्म अक्रूड एडवांस एंड एक्सपेंसेस के लिए भी यूज द वर्ड आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। कोई बात नहीं, यहाँ पे चलेगा, वो लिटरल मीनिंग ये बस नाम ही बदला है। अब तुमको घर पे सोनू बोलो और बाहर में कुछ और बोलो, तुम कैरेक्टर थोड़ी बदल जाएगा, बस नाम ही तो चेंज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आउटस्टैंडिंग समझते हैं क्योंकि वो इजी है। आउटस्टैंडिंग बाकी है, यहाँ पे मेरे को ये पैसा मिलना बाकी है ना, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस डेबिट। इस कंसेप्ट में किसी को डाउट है क्या? ये ट्यूशन फीस मेरा इनकम है तो मेरे पीएनएल में चला जाएगा, क्योंकि नॉमिनल नेचर अकाउंट हुआ ना ये, मैंने लास्ट क्लास में बताया था पर्सनल रियल नॉमिनल, नॉमिनल को क्लोज करते हैं तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा चुका होगा ऑन द माय प्रॉफिट साइड। और ये तो मेरा एसेट है, कैरी फॉरवर्ड होगा जब तक पैसा मिल नहीं जाता। क्लियर है? ये एंट्री क्लियर है? लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट ईयर there were certain students, very good rich students and थोड़े से डरने वाले स्टूडेंट, वो सोचते कि नहीं भैया बैच फुल हो गया, जगह नहीं मिला तो पढ़ना तो आपसे ही है। तो उन्होंने क्या किया, 3 स्टूडेंट ऐसे थे, उन्होंने मुझे हो सकता है फाउंडेशन के साथ इंटर का एनरोलमेंट कर लिया या 11 के साथ 12 का एनरोलमेंट कर लिया और पूरा पैसा मुझे दे दिया। एक बात बताओ, सपोज 11 का बच्चा मुझे 12 का फीस देके छोड़ दिया, यही एज्यूम करते हैं @10,000, 2 है नहीं बट एज्यूम करते हैं, ठीक है 10,000। तो 10,000 करके 30,000 मुझे किस ईयर मिल गया, 21-22 में मिल गया मुझे। बट एक बात बताओ, क्या मेरा इस ईयर का इनकम है क्या? ये तो मेरा क्या है, आउटस्टैंडिंग, जो मिलना चाहिए था मिला नहीं। ये वो अच्छे भले स्टूडेंट है, मैं दुआ करता हूं ऐसे ही आते रहे, ठीक है, जिन्होंने मुझे क्या दिया, एडवांस में ही पे कर दिया, इतना फेथ करते हैं, ठीक है वेरी गुड। एक बात बताओ, पैसा तो मिल गया मेरे को, क्या मैं इसको 2021-22 का इनकम मान लूं क्या? ये पैसा मुझे खुशी दे रहा है या टेंशन दे रहा है? कैसी टेंशन? अगला साल पढ़ाना पड़ेगा, छोड़ने का तो डर ही नहीं है, अब छोड़ के जाए तो नुकसान उसका। टेंशन तो मुझे, कल को मैं नेक्स्ट ईयर पढ़ाना छोड़ दूं तो मुझे या तो इनका पैसा रिफंड करना पड़ेगा या फिर इनको पढ़ाना ही पड़ेगा ना मुझे। अब सपोज नेक्स्ट ईयर मेरे पास एनरोलमेंट नहीं आया, ये 3 बच्चा ही रह गया, अब मेरा तो टेंशन, या तो इनको पढ़ाऊं, नहीं पढ़ाऊं तो पैसा रिटर्न करूं, बट मेरा हेडेक तो चल रहा है ना। तो यानी ये पैसा मेरे लिए लायबिलिटी है, राइट? लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होता है, जब एसेट्स आता है तो डेबिट करते हैं और लायबिलिटीज क्रेडिट होता है। तो इसके लिए मैंने अपने बिजनेस में क्या क्या अकाउंटिंग किया होगा बताओ। जब मिला था, जब मुझे एडवांस ट्यूशन फीस मिला उस टाइम दिमाग नहीं लगाया, पैसा आया तो मैंने एंट्री क्या किया होगा, डेबिट टू ट्यूशन फी 30,000। लेकिन एक बात बताओ, ट्यूशन फी क्रेडिट करने से आपको नहीं लगता मैंने अपनी इनकम को क्रेडिट कर दिया? क्या ये इनकम मेरा करंट ईयर का है? तो इस इनकम अकाउंट को क्या मैं पीएनएल में लेके जाऊंगा? जब मेरा करंट ईयर का इनकम ही नहीं है तो मेरा इनकम में भी काउंट नहीं होगा। तो इस इनकम को मुझे कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इनकम को क्रेडिट किया है। इनकम कम कैसे होता है, डेबिट करके, ट्यूशन फी अकाउंट डेबिट, इनकम को मैंने कम कर दिया ईयर एंड। अब ट्रांसफर किस में करूंगा, एडवांस ट्यूशन फी, एडवांस ट्यूशन फीस। अक्रूड नहीं, अक्रूड का मतलब होता है कि हमने कमा लिया और मिलना बाकी है। अक्रूड का मतलब होता है हमने अर्न कर लिया और मिलना बाकी है। यहाँ पे तो क्या है, पहले ही मिल गया और कमाई तो अभी तक हुआ ही नहीं है। कमाई कब होगा, जब अपन ट्यूशन पढ़ा देगा, जब हम नेक्स्ट ईयर चाहे 3 क्लास ही करा दे, खत्म, फिर वो मेरा ड्यू हो चुका है, फिर मैं उसको नेक्स्ट ईयर का इनकम मान सकता हूं। लेकिन तब तक, जब तक मेरा इनिशियल 3 क्लासेस नहीं होता,
तब तक तो ये क्या है मेरे लिए, लायबिलिटी। तो इस लायबिलिटी को अपन क्या बोलते हैं, एडवांस ट्यूशन फी। आया समझ में? ये पिछला ईयर का कहानी समझ में आया क्या? तो पिछला साल जब तुमने बैलेंस शीट बनाया होगा तो क्या दिखाया होगा? 21-22 का जब आपने बैलेंस शीट बनाया होगा, एक तरफ लायबिलिटी होता और एक तरफ आपके लिए एसेट क्या था, वो जिन लोगों ने फीस नहीं दिया, तो उसको मैं एसेट्स आउट में दिखाऊंगा ऐसे, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी 50,000। क्लियर है? एक लायबिलिटी भी तो है, क्या है वो, एडवांस ट्यूशन फी 30,000। मगज मत ही गई, मगज बोले तो बुद्धि, स्टोर हुआ ये स्टोरी क्लियर है ना? अब आते हैं करंट ईयर। पिछला साल का कहानी यदि क्लियर है तो आपको नहीं लगता ये बैलेंस शीट उठ के मेरा इस ईयर आया होगा? एसेट्स लायबिलिटीज को पीछे थोड़ी छोड़ देते हैं, वो तो साथ साथ आता है नए साल में। तो मेरे करंट ईयर में ये मेरे साथ आ चुका होगा, जहां पे मुझे 5 स्टूडेंट से फीस लेना है और 3 स्टूडेंट्स को सर्विस देना है, राइट? करंट ईयर, लेट्स टॉक अबाउट करंट ईयर। करंट ईयर में टोटल ट्यूशन फी रिसीव्ड का कहानी बता रहा हूं, रुपीज सपोज 5 लाख। मेरे को करंट ईयर में टोटल 5 लाख का ट्यूशन फीस रिसीव हुआ है, एंड इतना ही शॉर्टेड है कहानी। इसमें थोड़ा एड ऑन कर सकता हूं मैं, टोटल ट्यूशन फीस रिसीव्ड है 5 लाख। इस साल करंट ईयर में भी क्या हुआ, 2 बच्चे ऐसे हैं बोल रहे भैया फीस थोड़ा सा हार्ड टाइट है, फैमिली प्रॉब्लम है, नेक्स्ट ईयर साथ में दे देगा तो चलेगा क्या? मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो 2 स्टूडेंट ने फिर से फीस नहीं दिया, तो उनका पैसा बाकी है, उसको मैं क्या बोलूंगा, आउटस्टैंडिंग ऑफ कौन सा ईयर, 22-23। ठीक है, आउटस्टैंडिंग ऑफ 22-23 बोलूं या आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर बोलूं, क्या कोई डिफरेंस है क्या? देखो फॉर द ईयर एम्फेसिस इसलिए किया क्योंकि कंपलसरी। फॉर द ईयर का मतलब होता है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ईयर। फॉर द ईयर का मतलब होता है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ईयर के बारे में ही बोल रही है। उस पर्टिकुलर ईयर में मेरा आउटस्टैंडिंग है 20,000। ठीक है, 2 स्टूडेंट बोला था मैंने, कुछ भले मानुस तो निकलते हैं हर साल, अच्छे बच्चे तो आएंगे ही ना, अच्छा पढ़ाऊंगा तो अच्छे लोग आएंगे। कुछ लोगों ने एडवांस दे दिया मुझे, यानी इस 5 लाख रुपए में कुछ पैसा ऐसा है जो मुझे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड बच्चे देके चले गए। यानी लेट्स अज्यूम 4 स्टूडेंट ने मुझे एडवांस दिया था, दैट इज 40,000। ठीक है, अब पहले ये जो 3 ट्रांजैक्शन हुआ है इसका अकाउंटिंग समझता है, इस 3 ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग समझता है। इस 5 लाख के अंदर में ये तो रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है, क्या ये 20,000 इस 5,000 में इंक्लूडेड है क्या? ये तो मिला ही नहीं होगा ना आपको। क्या लिखा है, टोटल रिसीव्ड, और जब ये आउटस्टैंडिंग है तो मिला होगा क्या? नहीं मिला होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया, ये नहीं बताया कि इस पैसा का क्या हुआ।
ये नहीं बताया इस पैसा का क्या हुआ होगा। इट इज इम्प्लाइड कि उसने करंट ईयर में दिया होगा पहले। जब तुमको नया पैसा मिलता है तो हमेशा ध्यान रखना पहले पुराना वाला हिसाब खत्म होता है, तो पुराना वाला हिसाब क्लियर हुआ होगा ना, तो यानी इन लोगों ने यहां मुझे ये पैसा दे दिया होगा। क्लियर है ये चीज? इम्प्लाइड है, क्वेश्चन बोले चाहे नहीं बोले, इफ पिछले साल कुछ बाकी था और करंट ईयर में उसी हेड में तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, तो इट इज इम्प्लाइड कि लास्ट वाला सेटल्ड कर दिया होगा। क्लियर है ये चीज? तो मुझे बताओ करंट ईयर का इनकम मैं कैसे निकालूं? सब अपना अपना पर्सनली कैलकुलेट करो, ये डेटा है, एंड मुझे बताओ मेरी करंट ईयर की ट्यूशन इनकम कितनी? करंट ईयर की इनकम कितनी है? व्हेन आई से इनकम इट मींस अक्रूवल बेसिस। रिसीव्ड का तो मतलब होता है कैश बेसिस, वो तो दिया हुआ ही है 5 लाख। बताओ मेरा करंट ईयर क्या? सबको निकालो, क्योंकि देखो थोड़ा स्क्रिबल नहीं करोगे, कैलसी नहीं चलाओगे, प्लस माइनस नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। चाहे रफ में लिखो, स्क्रिबल करो। हाँ बा 4,40,000। अरे सब निकालो, मैं पूछेगा रे, निकाल के रखो। सही है तुम्हारा, सुन लिया हूँ। हाँ लॉजिकल है, यहाँ मत समझो कि कोई चैप्टर पढ़ रहा है। बी अ बिजनेसमैन ना, कि तुमको करंट ईयर का अपना कमाई निकालना है, तो कैसे निकालेगा करंट ईयर का कमाई? एकदम लॉजिकल है, कुछ अकाउंटिंग के लफड़े में नहीं पढ़ रहे, कुछ नहीं पढ़ रहे। एक बार लॉजिक कनेक्ट हो गया ना तो खत्म है। और लास्ट में एट द एंड तो हम बता ही देगा शॉर्टकट इस चैप्टर का, जो तुम लोग रटता आया है, इसको ये कर लो, उसको माइनस कर लो, ये कर लो, हो गया, कहानी खत्म। क्या है आंसर? 6,000। जीरो कहीं खा गया क्या तुम? जीरो खा गया ना? क्या है? 4,60,000 तुम निकाला ना? कितना? तुषार देश पांडे। हाँ कैसे आया? 480, शाबाश। 460, 470, 480। राम जी 5,20,000। कितना? 5,20,000। 5,20,000, बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए था हमको। अब आया ना असली मजा, अब मसाला आया क्लास में। 4,10,000 कोई बोला था? 410 कोई नहीं बोला ना? 480 एक जन बोल रहा है, कुछ 460 बोल रहे हैं, कुछ 470 बोल रहे हैं, कुछ 520 बोल रहा है, और 4,40,000। 462। अनोखा जवाब, वेरी गुड। और 440। 440, ले शाबाश। ये है हमारे यहाँ के होनहार कॉमर्स के सीए के बच्चे। हाँ 5,40,000, माय गॉड, क्या आंसर्स मिले जा रहे हैं। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जा रहे हैं हम लोग। तुमको कॉमर्स में स्ट्रांग होना है तो लॉजिकली सोचना शुरू करो। पैसा है भाई, पैसा, पैसे को पैसे की तरह सोचो। सब गधों, सब गलत है ये सब। यही करेक्ट है, 4,60,000। चेंज क्यों किया? पहले तुम यही बोला था ना, चेंज क्यों किया? चेंज क्यों किया? 4,62 आया, कैसे आ गया? 2,000 का तो फिगर ही कहीं से नहीं आएगा प्लस माइनस करके। कोई भी साम दाम दंड भेद कर लो, ये 2,000 कहां से लाया? घर से डाल के लाया, हो ही नहीं सकता। अरे देखो कितना लॉजिकल था। यदि तुमको पूरा साल में करंट ईयर में मिला कितना है?
5 लाख, जिसमें से पिछला साल का लास्ट ईयर का 50,000 मिलना था, तो वो भी तो मिला होगा ना इसी में, तो क्या उसको करंट ईयर का इनकम मानेगा क्या? तो इसमें तो वो 50,000 भी इंक्लूड है, तो पहले तो उसको उड़ा दिया, बचा 4,50,000। अब इस 4,50,000 में क्या ये पूरा करंट ईयर का है क्या? अरे कुछ 40,000 तो नेक्स्ट ईयर का भी तो मिला है तुमको, तो नेक्स्ट ईयर का पैसा क्या करंट ईयर का इनकम होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या करेगा? माइनस, तो तुम्हारा करंट ईयर से रिलेटेड कितना पैसा मिला तुमको? 4,10,000। ये तो जस्ट मिला है, बट वी डू अकाउंटिंग एज पर एक्रूअल बेसिस। करंट ईयर का कितना पैसा नहीं मिला, तो वो भी तो करंट ईयर का इनकम है मेरा। पैसा नहीं मिला तो क्या हुआ, पढ़ाया तो मैंने करंट ईयर में ही है, तो वो भी तो मेरे करंट ईयर के इनकम में आएगा, 4,30,000। और कुछ भले स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने लास्ट ईयर रिलेटेड टू करंट ईयर पे कर दिया था ना मुझे, तो वो पैसा तो मेरा करंट ईयर का इनकम में काउंट होगा। कितना? तो मेरा इनकम कितना? समझ में आया? घुसा? अरे इसमें कोई वो नहीं था, आपको बस प्रैक्टिकली सोचना है करंट ईयर से रिलेटेड पैसा कितना है, बस वही निकालना था। अकाउंटिंग तो बताया ही नहीं अभी तक, अभी तक तो सिर्फ प्लस माइनस ही कर रहे हैं अपन। समझ में आया? तो अभी आपने इसमें किया क्या, इसको सोफिस्टिकेटेड वर्ड में लिखूं मैं? अभी आपने क्या किया पता है? आपने, मैं जस्ट हेडिंग डाल रहा हूं, आप भी डाल लेना, आपने जो किया मैं वही चीज लिखने वाला हूं। कैलकुलेशन ऑफ, अब मैं ट्यूशन फीस का नाम बदल के सब्सक्रिप्शन कर रहा हूं, ठीक है? मेन तो यही समझना था। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। क्या क्या किया आपने? सबसे पहले आपने क्या लिखा था? ये लिखा, मतलब टोटल मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो एक्चुअल में मिला है तुम लोग को। टोटल रिसीव्ड एज पर रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट, क्योंकि उसको आपने कहीं ना कहीं रिसिप्शन पेमेंट में तो लिखा होगा, रिसिप्ट साइड में इतना मिला। इसमें से फिर क्या किया तुम लोगों ने? जो पिछला साल का था उसको माइनस कर दिया, क्योंकि इफ इस पैसे में मेरा लास्ट ईयर का मनी भी इंक्लूड है, तो वो तो मेरा करंट ईयर का इनकम में नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज? तो क्या किया था? माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, वो मेरा इनकम में काउंट नहीं होगा। फिर क्या किया था? क्या किया था? नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड जो करंट ईयर में मिला बट रिलेटेड टू, तो वो भी तो तुम्हारा करंट ईयर का इनकम में काउंट नहीं होगा, तो उसको तुमने हटा दिया था, यानी माइनस एडवांस रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। फिर क्या किया था? क्या किया था? इस साल का जो मिलना बाकी है उसको ऐड किया था ना इनकम में। सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो मेरी इनकम में काउंट होगा। फिर और क्या किया था? पिछला साल लास्ट ईयर जो आपको मिल गया था, बट प्रैक्टिकली वो रिलेटेड किस ईयर का है? इस साल का, तो उसको इसी साल इनकम मानेगा हम लोग। प्लस
एडवांस received in previous year related to, ये आपको क्या मिल गया? इनकम फॉर करंट ईयर, यही तो किया। श्योर है? पक्का? आई शपथ। तो जर्नल भी सिखाओ मेरे को। इफ इसमें हाँ भरा तो अब जर्नल भी सिखाना पड़ेगा। जो किया इसी का ही जर्नल करेंगे अपन। ये जो किया इसी का जर्नल करोगे तुम लोग, और फिर उसी से मैं तुम लोग को लेजर बनाना सिखा दूंगा। या पहले लेजर सिखाऊं फिर जर्नल सिखाऊं, क्या चाहते हो? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जर्नल ही सिखा दो। चलो, पहले ये पैसा मिला, तो जब मिला होगा तो हमने क्या एंट्री करते? यस करेक्ट, कैश और बैंक। डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा धंधे में आ रहा है तो डेबिट हो गया। क्या चीज का आ रहा है? इनकम। सब्सक्रिप्शन तो इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो टू हाइपोथेटिकली एग्जांपल लिया था मैं, वही फिगर्स जर्नल में लिख रहा हूं, ठीक है? विद द क्वेश्चन ये फिगर्स बदलते जाएंगे। कितना मिला था? बीम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। कोई शक? फिर क्या किया तुमने? क्या ये पूरा इनकम मानने जैसा था क्या? इसको कम करना था। कम करना होगा तो इसको क्या करेंगे हम? इसको क्या करेंगे? इसको कम करना है तो क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, राइट? और लास्ट ईयर जिसको एसेट माना था, अब तो वो पैसा मिल रहा है ना, तो एसेट अकाउंट क्लोज हो जाएगा ना। क्योंकि जैसे डेटर होता है, डेटर जब तक नहीं मिलता वो तुम्हारे लिए एसेट है, बट जब डेटर से मिल जाता है तो एंट्री क्या करते हैं? कैश टू डेटर, डेटर का अकाउंट क्लोज करते हो ना। तो लास्ट ईयर जो एसेट था वो क्लोज हो जाएगा, तो आपका एंट्री क्या होगा? बोलो बोलो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कितना था लास्ट ईयर का? 50,000। इन करेंट ईयर में तो तुमने पूरा 5 लाख को इनकम मान लिया, वो तो गलत है। कम करना पड़ेगा इनकम। इनकम कम करना है तो वापस डेबिट कर दिया। कहीं ना कहीं लास्ट ईयर तुमने एक एसेट का अकाउंट ओपन किया था। अब जब इसका पैसा मिल गया तो ये अकाउंट क्लोज होगा ना। क्लोज क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट कर दिया हमने। क्लियर है यहां तक? देखो फाउंडेशन में इतना स्लो स्टेडी स्टेप बाय स्टेप, फिर भी किसी का डाउट रह जाए तो पूछ ले, ठीक है? हर एक जर्नल विथ रूल्स करवा रहा हूं, स्टिल फिर भी डाउट रह जाए तो पूछ लेना। बीइंग सब्सक्रिप्शन इनकम related to हाँ नरेशन जर्नल आ गया तो यही कहाँ लंबा है? क्या लिखेगा वरना? बीइंग आउटस्टैंडिंग तो उतना ही होगा, लिख के देख लो। उतना ही होगा। फिर क्या किया था? इस इनकम में अभी भी फ्यूचर का है ना इनकम, तो उसको इनकम थोड़ी मानेगा। यानी फिर से इस इनकम को कम करना है। कम करेंगे तो एंट्री क्या होगा? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट कितने से? कितना था?
20,000 था ना, 40,000 कम कर दिया। कहीं ना कहीं ये पैसा तुम्हारे लिए तो लाइबिलिटी है, ये इनकम तो लाइबिलिटी है, तो ये किस में चला जाएगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन में। एडवांस सब्सक्रिप्शन में being subscription related to next year, क्लियर? यहां तक इस 3 जर्नल में किसी को डाउट है तो पूछ लो। पहले हमने जो एक्चुअल में मिला था उसका एंट्री किया, उसमें से जो पिछला साल का था वो सेटल कर दिया, फिर जो रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर उसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दिया। अब देखो प्लस माइनस करके जो बचा है वो तुम्हारा करंट ईयर से रिलेटेड ही है, करंट ईयर से रिलेटेड ही तुमको रिसीव हुआ होगा। यहां तक क्लियर है? फिर क्या किया था तुम लोगों ने? करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को भी तो इनकम मानना पड़ेगा ना। देखो अभी 5 लाख को क्रेडिट किया, 50,000 डेबिट, 40,000 डेबिट, तो वैल्यू कितना बच गया? 4,10,000। क्या 4,10,000 तुम्हारा करंट ईयर का इनकम है क्या? इसमें से तो कुछ पैसा ऐसा जो अभी तक मिला नहीं है, तो इनकम बढ़ाना पड़ेगा। इनकम बढ़ाएंगे तो इनकम क्या होगा? क्रेडिट। और जो मिला नहीं तो वो मेरे लिए एसेट, फ्यूचर में मिलेगा। एंट्री क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कितना नहीं मिला? क्या था? 20, 20,000। being subscription due for current year, क्लियर? क्या अभी तक सब्सक्रिप्शन इनकम कितने से क्रेडिट है? 430 हो गया, लेकिन 430 नहीं है ना मेरा इनकम, कितना है? यानी ये 30,000 और कहां पड़ा है? पिछला साल लाइबिलिटी था, बट अब तो वो लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, सेटल्ड हो जाएगा। दैट लास्ट ईयर लाइबिलिटी विल नाउ बी काउंटेड एज इनकम ऑफ माय करंट ईयर। तो लाइबिलिटी अकाउंट को क्लोज करेंगे, लाइबिलिटी क्लोज करेंगे तो क्या होगा? डेबिट। जब ओपन किया था तो क्रेडिट किया था, तो क्लोज करने के लिए आप क्या करोगे? डेबिट। एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू, और इसको किस में काउंट हो जाएगा? इनकम में। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कितना था? 30,000 being subscription received in previous year। पिछला साल करंट ईयर से रिलेटेड मिल गया था, उसको मैंने करंट ईयर का इनकम बना दिया और मेरा लाइबिलिटी अकाउंट क्लोज हो गया। समझ में आया? इस एंट्रीज में डाउट है क्या? यहां तक किया आप लोगों ने? कुछ भी नोट डाउन नहीं किया? क्यों नहीं किया? करना था। नहीं करोगे याद कैसे रहेगा? चलो फटाफट स्टार्टिंग से नोट डाउन करना स्टार्ट करो। यहां तक क्लियर है? तो जर्नल समझ में आ गया अपने को। अब देखो कभी कभी आपसे लेजर पूछ लिया जाता है, मतलब इंस्टीट्यूट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो 4 मार्क या 5 मार्क में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिखाओ, या फिर आप सब सारा का सारा सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जितना अकाउंट है वो सारा बनाओ। अभी आपने जो जर्नल किया हम उसी का लेजर बनाना सीखेंगे।
अभी अपन जर्नल में क्या क्या किया, एक सब्सक्रिप्शन, एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एक एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये तीन का यूज किया। कैश बैंक इज प्योरली डिफरेंट, उसके लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, राइट। तो अपन को ये तीन अकाउंट बनाना सीखना है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन कौन से नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल, नॉमिनल नेचर अकाउंट है, बिकॉज इट इज एन इनकम। तो इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट करोगे या डेबिट करोगे? क्रेडिट। और इनकम कम होगा तो? क्लियर है ये चीज? फिर से पूछ रहा हूं, सब्सक्रिप्शन कौन से नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल, इट इज एन इनकम अकाउंट। तो इनकम बढ़ेगा तो क्या करना है? क्रेडिट। और इनकम घटेगा तो डेबिट। क्लियर है ये? तो जब तुमको सब्सक्रिप्शन फी मिलता है तो तुम्हारे लिए इनकम बढ़ रहा है, तो तुम किस तरफ लिखेगा? क्रेडिट साइड, बाय कैश और बैंक। यही तो जर्नल किया था, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में आ गया बाय कैश, लेजर पोस्टिंग। फिर जब इनकम को कम करना है किस तरफ लिखेगा? क्या क्या रीजन से कम होता है? पिछला साल का हो या फिर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, दो ही चीज से तो इनकम कम होगा। इधर इट इज रिलेटेड टू, इधर दिस मनी, इसमें से कुछ पैसा इज रिलेटेड टू माय प्रीवियस ईयर और फ्यू पार्ट इज रिलेटेड टू, तो ये दोनों ही हटाना है मेरे को इनकम से, यानी इनकम कम करना है। तो किस तरफ लिखेगा? डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये कौन सा है? एंड नेक्स्ट ईयर का भी तो इधर आ जाएगा। फिर क्या किया था? बढ़ाया था इनकम को। जो करंट ईयर का नहीं मिला उससे इनकम बढ़ा था ना, तो बढ़ाएगा तो किस तरफ लिखेगा? क्रेडिट साइड। जो नहीं मिला उसको अपन क्या बोलते हैं? अरे देख लो जर्नल, क्रॉस वेरीफाई कर लो, जो जर्नल क्या उसी का पोस्टिंग कर रहे हैं हम लोग। ये क्या है? फॉर करंट ईयर। और किससे बढ़ाया था? एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर से, कोई भी तो करंट ईयर में काउंट किया था ना। तो करंट ईयर में काउंट करना तो इनकम साइड का क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन received previous year for current year। अब जो एज पर अवर एग्जांपल था हम वो वैल्यूज पुट कर रहा है इसमें। 5 लाख पिछला साल का आउटस्टैंडिंग था 50, एडवांस 40, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का 30। यही था फिगर्स। क्या ये लेजर मैच कर रहा है क्या? क्रेडिट साइड ज्यादा है। इफ इट इज एन इनकम अकाउंट ऑब्वियसली इसका क्रेडिट साइड ही ज्यादा होगा, तभी तो इसको इनकम अकाउंट बोला हमने। तो क्या करेगा? बैलेंस सीडी लिख दें। नॉमिनल नेचर का कोई बैलेंस सीडी नहीं होता, तो कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो भी इनकम होता है वो कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर जाएगा ना। तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर।
कितना गया था, समझ में आया? हाउ यू प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट? ब्रैकेट वाला चीज लिखना नहीं होता एग्जाम में, जस्ट समझाने के लिए दिखा है। क्लियर है ये चीज? घुसा? तो दो अकाउंट और बनाना है अपने को। एक है, चलो किसी को याद नहीं रहे तो मैं उनके लिए लिख दूं कि ये मेरा एक इनकम अकाउंट है, जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस। इनकम अकाउंट है ये अपना। अब एक लिख रहा हूं मैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये कैसा अकाउंट है? एसेट अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है? वो सब्सक्रिप्शन पैसा जो आपको नहीं मिला, यानी ये तो एसेट ही है, तो ये अपना एसेट अकाउंट है। एसेट के टाइम क्या होता है? इफ एसेट बढ़ रहा है तो किस तरफ लिखोगे? डेबिट। और घट रहा है तो क्रेडिट, यही करते हैं अपन। तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस होता है क्या? यस, नॉमिनल नेचर का नहीं होता, बट रियल नेचर का तो होता ही है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस किस तरफ लिखेंगे? एसेट्स हमेशा डेबिट होती है जब बिजनेस में आती है, तो इसका बैलेंस भी क्या होगा? डेबिट बैलेंस। ये क्या है? ये ओपनिंग बैलेंस क्या है? Last year outstanding. लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछला साल का जो बाकी था वो मेरे लिए ओपनिंग बैलेंस हो गया, राइट? करेंट ईयर में इससे रिलेटेड जितना मिल जाएगा वो तो इनकम में काउंट हो जाता है, तो एसेट कम हो जाएगा ना। इफ मिल गया तो एसेट कम हो जाएगा, कम होगा तो किस तरफ लिखेगा? क्रेडिट साइड में। सब्सक्रिप्शन से सेट ऑफ करते हम लोग। रिसीव्ड इन करेंट ईयर रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। इस साल में मिला जो पिछला साल से रिलेटेड है, जरूरी नहीं है हर बार पूरा का पूरा पैसा मिल जाए, कुछ बाकी रह भी सकता है अभी भी, तो वो कंटिन्यूएशन में चलेगा लेजर में। क्लियर है? करंट ईयर का बाकी है तो उससे एसेट बढ़ेगा। करंट ईयर जो मिलना था मिला नहीं, उससे मेरा एसेट बढ़ेगा, तो किस तरफ लिखेंगे? डेबिट साइड। टू सब्सक्रिप्शन, यही तो जर्नल किया था आपने, आउटस्टैंडिंग टू सब्सक्रिप्शन। बस यही ट्रांजेक्शन आएगा। एज पर अवर एग्जाम्पल, पिछला साल का कितना बाकी था? करंट ईयर का कितना बाकी? करंट ईयर में एडजस्ट कर दिया था 50, तो बाकी अभी भी बाकी है, तो इसका बैलेंस सीडी होगा ना, क्या होगा? एसेट का तो बैलेंसिंग होता है, तो आएगा बाय बैलेंस सीडी। जो भी है वो अभी भी बाकी है मेरा। एज पर अवर एग्जाम्पल 20,000 ही बाकी है। कहानी खत्म। क्लियर है? कोई डाउट? आउटस्टैंडिंग भी बन गया अपना। अभी क्वेश्चन देगा, नहीं बनाएगा तो छोड़ देगा मुंह। अभी तो नस ऐसे ऐसे चल रहा है।
एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये कैसा अकाउंट है? ये एक लाइबिलिटी अकाउंट है। लाइबिलिटी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस किस तरफ? क्रेडिट साइड होता है। क्रेडिट बैलेंस होता है लाइबिलिटी का, है भाई जी, क्रेडिट बैलेंस। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्या है? रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, ये वो वाला पैसा है जो तुम्हारे लिए लाइबिलिटी है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में। इसमें से कुछ पैसा हम लोग करंट ईयर में इनकम मान लेते हैं, कुछ क्या पूरा ही मान लेता है। पूरा ही मान लेगा तो क्या होगा? लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा। खत्म होगा तो डेबिट साइड में लिखेगा। जब उसको इनकम में काउंट कर लेगा तो टू सब्सक्रिप्शन, इनकम फॉर करंट ईयर, करंट ईयर में जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड मिला है लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। आपने एक एंट्री किया था ना, सब्सक्रिप्शन टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट related to next year, और एज पर अवर एग्जाम्पल कितना कितना था? 30,000, 40,000, 30,000, यही था। तो बाकी क्या है? इसका भी बैलेंस शीट ही बैलेंसिंग होगा या क्लोज होगा? ये बैलेंसिंग होगा ये, तो लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन एज पर अवर एग्जाम्पल 40,000। कोई है जिसको ये तीनों लेजर अकाउंट बनाना नहीं आया? पक्का समझ में आया ना सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे होगा? ठीक है, अब सुनो कुछ चीज। ये कहाँ शो करोगे? ये वैल्यू बुक्स में कहा जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में मिलना बाकी है। ये वैल्यू कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। क्लियर है ये चीज? ये वैल्यू कहाँ जाएगा? यस, जब आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बनाने बोलेगा ना, तो 31 मार्च में जो था वही तो 1 अप्रैल में रहेगा। तो लास्ट ईयर एसेट था तो करंट ईयर का बिगिनिंग में भी तो वो एसेट ही रहेगा। तो ये आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, और ये वाला भी कहाँ आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। क्लियर है इतना चीज? सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट समझ में आया? कोई दिक्कत, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, हानि? किडनी में दर्द, लीवर में दर्द, सबका प्योर है एकदम?
किसी का मिलावट नहीं है, ऐसा बड़ा सा मिलावट है। ये अब तो बड़ा हो गया, थोड़ा सा तो हो ही सकता है। ये वाला पार्ट में नहीं, ये ध्यान रखना। इसमें फिर से डाउट है क्या, देख लो, विजुअलाइज कर लो, पिक्चराइज कर लो, क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई तकलीफ? देखो, आपका आईसीआई का सर्टेन क्वेश्चंस है, वो दिखता है सब्सक्रिप्शन के ऊपर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखना। हाँ, ड्यूरिंग 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश 42,000। टोटल मिला कितना है? हम लोग खड़ा कहां पे, 2000, ये है 2020, इसका बात कर रहा है। इस ईयर में टोटल आपको मिला है 42,000। इट इंक्लूड्स 1600 फॉर 2019, इस साल का है। तो क्या ये मेरे करंट ईयर का इनकम में काउंट होगा? माइनस कर देंगे। क्या बोल के माइनस करोगे? आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस हो जाएगा। आगे क्या बोला? 600 फॉर 2021, यानी टोटल 42,000 में से 1600 तो यहां का लिए है, और 2021 के लिए कितना है? क्या ये काउंट होगा मेरा करंट ईयर में? नहीं होगा। तो क्या करना है? एडवांस माइनस कर देगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन बोल के, या फिर एडवांस रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। ऑल्सो ₹3,000 has still to be received for 2020। फॉर का मतलब करंट ईयर का। तो 2020 का 3,000 रुपए तो मिलना बाकी ही है। तो क्या वो मेरे करंट ईयर के इनकम में आएगा? आएगा। तो ऐड कर देगा। तो टोटल इनकम फॉर द ईयर कितना? 42। खत्म। सो सिंपल। ये सब कॉपी में करो। चलो चलो चलो, पेन पेन चलाओ, पेन चलाओ कॉपी में फटाफट। हाँ जी, क्या किया आप लोगों ने? बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन मिला है आपको कितना टोटल? 4,50,000 तो टोटल मिला है आपको। दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 20,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर 2019। ये तो पिछला साल का है। तो लास्ट ईयर का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ऑन 31st March 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब करंट ईयर का ड्यू हो गया बट मिला नहीं आपको, बट वो करंट ईयर के इनकम में काउंट होगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020 पर्टेनिंग टू नेक्स्ट ईयर। तो ये तो मेरा करंट ईयर के इनकम में काउंट नहीं होना चाहिए। इस साल मिला रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, तो ये माइनस होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर 2019 बट रिलेटेड टू 2020, यानी पिछला साल
एडवांस मिल गया था आपको, बट रिलेटेड टू तो करंट ईयर है, तो करंट ईयर की इनकम में काउंट होगा, तो प्लस होगा। तो कितना हो गया? 4,37,000। करंट ईयर का इनकम समझ में आया? अब इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कैसे दिखाओगे तुम लोग? देखो, तुम लोगों ने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया था ना? क्या चीज? एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो, तो अगले साल, पिछले साल मिल गया था रिलेटेड टू करंट ईयर। हाँ, तीनों बनाएगा अपन। तो देखो क्या करोगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एज पर अवर इलस्ट्रेशन नंबर 6 हम लोगों को टोटल कितना मिला है? 4,50,000, जिसमें से 20,000 किस ईयर से रिलेटेड है? प्रीवियस ईयर, राइट? एंड 26,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है? 15,000। और लास्ट ईयर ही तुमको करंट ईयर से रिलेटेड कितना मिल गया? 18,000। तो तुमको पता चल जाएगा कि करंट ईयर का इनकम कितना है, जो मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। क्लियर है? मगज मथी गई? एकदम क्रिस्टल क्लियर है? ऑनलाइन वालों, कृष्णा क्लियर है? सर। कृष्णा तो है ही नहीं, नेटवर्क इशू। रिंकी, लक्ष्मी हाँ सर। क्लियर? लक्ष्मी हाँ। गुड, वेरी वेरी गुड। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब बनाओगे तो क्या होगा? पिछला साल का कितना बाकी था? हाँ, लास्ट ईयर का पेंडिंग था 20, करंट ईयर का इनकम में वो काउंट हो गया, वो मेरा पूरा का पूरा मिल गया मुझे, तो कुछ बाकी नहीं है। करंट ईयर का कितना मिलना बाकी है? तो 15,000 मेरा क्लोजिंग बैलेंस रह जाएगा। क्या चीज? नहीं, उधर भी करो, एक पेज ऐसे करो। नहीं नहीं, ऐसे ही करो पेज। क्लियर है? एडवांस, एडवांस वाले का कहानी क्या होगा? लास्ट ईयर कितना मिल गया था? 18,000। करंट ईयर में मिला है, तो लास्ट ईयर वाला तो करंट ईयर का इनकम में काउंट हो जाएगा, और बाकी आपके लिए क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। समझ में? कोई है जिसको नहीं समझ में आया? सबका हो गया क्या? ये करो, जिसका हो गया वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 करेगा। देखो नंबर 2 समझ लो, जिससे नंबर 2 नहीं हुआ, नंबर 2 एक बार समझ लो। एक चीज दिमाग में रखना, जब भी क्वेश्चन में तुम्हारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स दिया हुआ है, बहुत इजी हो जाता है। बिकॉज इफ तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी ये देख लो, इफ तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में 500 मेंबर्स है और हर मेंबर से 1500 का फीस मिलना है तुमको हर साल,
तो एवरी ईयर इनकम कितना होगा? अब चाहे तुमको मिलो चाहे नहीं मिलो उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। एवरी ईयर व्हाट विल बी योर इनकम? 7,50,000। ये तो कहानी खत्म है, शॉर्टेड है कि तुम्हारा करंट ईयर का इनकम होना चाहिए 7,50,000, लेकिन कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो निकालना जरूरी है। अब देखो कैसे निकालेंगे, आपको जैसे बताया मैं वैसे ही सिखा रहा हूं एक बार का। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, हम चाहे तो सिर्फ करंट ईयर का डेटा से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो स्टेप सीखा मैं उसी से बता रहा हूं ताकि बड़े क्वेश्चन में फंस ना जाए। टोटल रिसीव कितना हुआ है? 6,45,000। लेकिन इस 6,45,000 में कुछ बाइफर्केशन है। ये प्रीवियस ईयर का है, ये नेक्स्ट ईयर का है, तो इसको माइनस कर दो। माइनस रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर कितना? 12,000 माइनस रिलेटेड टू 18,000, राइट। यानी बाकी जो बचा वो यही आएगा तुम्हारा, ये 6,15,000, ये 650 नहीं आएगा। यानी ये टोटल करंट ईयर से रिलेटेड हुआ, रिसीव्ड रिलेटेड टू करंट ईयर। लेकिन क्या इसको करंट ईयर का इनकम मानेगा क्या? क्या लास्ट ईयर कोई एडवांस मिला था आपको? प्रीवियस ईयर में कोई एडवांस है क्या क्वेश्चन में? कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जरूर लिखा हुआ है कि ऑन 31st March 2020 a sum of 15,000 was still in arrear। इसका मतलब क्या है? एक अप्रैल 19 से 31st March 20, ठीक है, अच्छे से समझना ये चीज। एक होता है फॉर द ईयर, फॉर द ईयर का मतलब सिर्फ पर्टिकुलर उस ईयर से रिलेटेड। एक होता है एज ऑन या एज एट, मतलब उस पर्टिकुलर डेट तक कितना बाकी है। तो आपको क्या बोला? ऑन 31st मार्च, यानी एज ऑन 31st March 2020 a sum of 15,000, यानी इस डेट पे टोटल आउटस्टैंडिंग आ रहा है तुम्हारा 15,000 रुपए, राइट। तो करंट ईयर का कितना है? यदि तुम मानोगे सारा करंट ईयर का, गलत हो जाएगा, निकालना पड़ेगा। हमें इतना पता है कि मेरा सब्सक्रिप्शन इनकम होना कितना चाहिए। सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ करंट ईयर कितना होना चाहिए? 7,50,000 होना चाहिए, राइट। बट है कितना? 6। तो बीच का डिफरेंस कहां है? आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर मिला नहीं होगा हम लोगों को, तो ये निकल जाएगा मेरा आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना? 1,35,000। क्लियर है? अब यहां पे एक चीज देखना, आगे क्या बोला। अब ये जो 15,000 बोला है ना, इसका लैंग्वेज फिर से पढ़ता है। ऑन 31st March 2020 a sum of 15,000 was still in arrear। इसका मतलब क्या? अभी भी बाकी है, मतलब ये पुराना पैसा है। इफ करंट ईयर का होता तो वाज वर्ड क्यों यूज करता? वो तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ना। ये क्या बोल रहा है? 15,000 was still in arrear for the year ended 31st March
19, यानी पिछला साल का अभी भी 15,000 रुपए बाकी है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि लास्ट ईयर टोटल आउटस्टैंडिंग था कितना? इफ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड आपको कितना पैसा मिल चुका है? 12,000, और बोल रहे अभी भी 15,000 बाकी है। तो पिछला साल बाकी कितना था? 27,000। आया समझ में? तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना था? 27। उसमें से अभी भी कितना बाकी है? 15,000। तो टोटल आउटस्टैंडिंग, मुझे बताओ, टोटल आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 20 कितना होगा? टोटल 15,000 पिछला 150. साल का बाकी है, और 1,35,000 करंट ईयर का। तो तुम्हारा टोटल आउटस्टैंडिंग कितना? 1,50,000। आया समझ में? आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी। इफ लास्ट ईयर तुम्हारा आउटस्टैंडिंग था 27 और ये करंट ईयर का है, तो लास्ट ईयर 27 था और उसमें से अभी भी 15 बाकी है, तो बाकी मिल गया। 15 ये है और करंट ईयर वाला भी तो आउटस्टैंडिंग ही है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? 1,50,000। आया समझ में? क्लियर है? तो मेरा प्रेजेंटेशन अपन कैसे करेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 20, by subscription 7,50,000 इनकम में काउंट होगा। उसके बाद दो बैलेंस शीट बनाना है। एक बैलेंस शीट बनेगा, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट बोलता है, क्योंकि टोटल कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, दिस इज एक्सट्रैक्ट। कब बनाएगा हम लोग? 1 अप्रैल 19, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एसेट साइड में आएगा आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग था? इधर आता है एडवांस। लास्ट ईयर तो कुछ एडवांस मिला ही नहीं था आपको, तो कुछ नहीं आएगा बैलेंस शीट में। देन और एक बैलेंस शीट बनेगा, आउटस्टैंडिंग कितना? 150। अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? 2019 से रिलेटेड इतना, समझे? और इस तरफ आएगा कितना था? समझ में आया? क्लियर है? पढ़ाई सुनेगी।
जब अपना ही स्टूडेंट समझाने लगे मतलब सही जा रहे बट कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है जब किसी को समझाते हो तो। हो गया ये? डन है क्या ये छोरी जल्दी यही चाहिए था क्या रिमोट का कर दो मांगा तो अभी क्या मांगा इसी बंद कर इसी टाइम सरस्वती था तुम्हारे मुंह पे जल्दी जल्दी फिर मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। वैसे भी आ जाता है कि कैपिटल अकाउंट में लाइक डिवाइड कर देते हैं 3 पार्टनर टाइप में एबीसी करके। इसका बैलेंस शीट पार्टनर्स होता ही नहीं है। हाँ वो तो पार्टनरशिप में हमने क्वेश्चन देखा था भाई बहुत पुराना का क्वेश्चन था उसमें ऐसे 3 एबीसी करके डिवाइड किया उन लोगों का लाइक अमाउंट लिखा होता है 1990 बदल गया होगा उसके बाद से तो कितना एक्ट वेक्ट अमेंडमेंट आके कहानी चेंज हो गया होगा ना। अभी तो एट प्रेजेंट कुछ नहीं है लाइक मेंबर ही का कुछ ऐसे डिवाइड कर दिया बस। हाँ अलग अलग मेंबर्स के नाम के हिसाब से दे दिया हो। हाँ वो हो सकता है। हाँ वो यदि मेंबर वाइज स्पेसिफाइड लिख दे जैसे यहाँ तो हमारे पास क्या है मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे मेंबर्स का नाम दिया हुआ तो हम लोग उसका नाम से लिखता फिर हमें नाम ही नहीं पता होता यहाँ। हाँ इंडिविजुअल का इंडिविजुअल वाइज बट वो बहुत पुराना अब तो कुछ नहीं होता वैसे अब क्या होगा उस टाइम बहुत कम मेंबर्स होते थे अब मेंबर्स बहुत होने लग गया एनपीओ में तो पॉसिबल नहीं है वो वाला कंसेप्ट सिखाओ कोई फायदा भी नहीं होता उससे इसीलिए आ जाओ करा दे। एक क्वेश्चन भेजा था हम फॉरवर्ड करेगा ग्रुप में ठीक है तुम लोग के लिए नेक्स्ट क्लास का टास्क रहेगा कंसाइनमेंट का वो क्वेश्चन करके आना। नहीं एक दूसरा बुक का क्वेश्चन है एग्जाम्पल लिखो और सुनो इस क्वेश्चन का तुम लोग सिर्फ मुझे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिखाएगा सिर्फ सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएगा एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। Subscription received during 2020 for 2019 for 2020 for 2021 22 300 total members 450 each paying ₹50 annual subscription ₹450 still in area for या फिर ₹450 was in area for 2019 prepare subscription account
prepare subscription account. देखो यहाँ पे आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यदि मैं बात करूं तो मेरा इनकम जाएगा कितना, इनकम कितना जाएगा। इफ 450 मेंबर्स है और एवरी मेंबर मेरे को 50 रुपए देगा तो मेरा इनकम कितना होना है। ये तो लॉक्ड है, चाहे मिलो चाहे नहीं मिलो इतना तो होगा ना। अब बात करते हैं, हम तुम लोग को सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने बोला था। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सबसे पहले तुम्हें कितना टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है, 22,300, बट रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर कितना है, तो ये माइनस हो जाएगा। रिलेटेड टू 22,300 में 800 तो नेक्स्ट ईयर का है, तो वो भी माइनस करना पड़ेगा। टू एडवांस सब्सक्रिप्शन 800, और हमें तो ये भी पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 23,700, तो इधर भी तो 23,700 होना चाहिए। तो डिफरेंस क्या है, इनकम बढ़ाना है। इनकम दो ही चीज से बढ़ता है, या तो मिला नहीं होगा या प्रीवियस ईयर ही एडवांस मिल गया होगा। बट क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि प्रीवियस ईयर कुछ एडवांस मिला है, इसका मतलब करंट ईयर का मिला नहीं है, बाकी है। तो बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बैलेंसिंग फिगर कितना बाकी है, 1,400। दोनों साइड मैच करना होगा ना। एंड इफ बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट बनाना था, बैलेंस शीट at 1/4/2019, मुझे ये बताओ लास्ट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, लास्ट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था लास्ट ईयर, 450 रुपए। एक तो लफड़ा है तुम लोगों के अंदर में। ₹450 was in arrear for 2019, क्या मैंने लिखा स्टील वर्ड, was still in arrear, was in arrear for 2019, यानी पिछला साल इतना बाकी था, उसमें से करंट ईयर में कितना मिल गया, तो अभी भी कितना बाकी है, 50 इज स्टील इन एरियर, इसलिए हम स्टील वर्ड उड़ा ही दिया यहां से। ₹450 was in arrear for 2019, तो पिछला साल कितना बाकी था, 450, एडवांस तो कुछ था ही नहीं। तो मैं जब करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 2019 का कितना बाकी है, 50, और 2020 का
समझ में आया? एडवांस सब्सक्रिप्शन 800, ये तुम्हारे लिए लाइबिलिटी। समझ में आया? क्लियर है या अभी भी डाउट है सब्सक्रिप्शन में? समझ में आया? सो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट सब्सक्रिप्शन। इतना अच्छे से रिवाइज कर लेना, इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से एक बार देख लेना, हो जाएगा। बिकॉज हर एक क्वेश्चन में आपको सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट रहेगा। क्लैरिटी होना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस शीट में कौन सा फिगर आता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम कैसे दिखाते हैं, एंड हाउ वी प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इतना प्रॉपर्ली रिवाइज करना, कोई डाउट होने से नेक्स्ट सेशन में पूछना, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, Bye. बाय बाय।